नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा संचालित शरण आश्रम हॉस्पिटल के जो मेडिकल कैंप लगते हैं उस पर बात करेंगे। आज का कैंप अदनबाग ब्रांच में लगाया गया, जहां पर ब्रांच सेक्रेटरी सुरेश कुमार, असिस्टेंट सेक्रेटरी हासवानी जी के नेतृत्व में सारी गतिविधियां चलाई गईं। और इस दौरान हमने एक ख़ास चीज़ जो इस कैंप में कवर की है वो आपको बताने वाली है। हमारे चैनल की हेड सुरेखा यादव जी ने आज डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल से बात की और लंबी बात की। उस लंबी बातचीत में जो चीज़ें निकल के आईं उनका उन्होंने बड़े ही क्या कहना चाहिए, तकनीकी रूप से, आध्यात्मिक रूप से जवाब दिया। हमारे मन में भी सवाल थे कि जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कुंभ लग रहा है, वहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों ने स्नान किया है और देश दुनिया से, कहने का अर्थ अपने भारत से भी और विदेशों से भी लोग आए। इस तरह के क्राउड के जरिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस तरह की कोई अलग से कोई कहानी बन जाए, जैसे चाइना से वो कोविड का जो वायरल हुआ था, तो इसी तरह से तो नहीं कोई बात बनेगी। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल ने उस बात को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि देखिए, दो बातें उन्होंने कही कि गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है जो खुद को अपने आप साफ़ करती है और उसमें जो गंदगी भी मिल जाती है वो ही खुद भी साफ़ हो जाती है। उन्होंने ये साइंटिफिक रीज़न के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं आध्यात्मिक रीज़न के रूप में उन्होंने कहा कि यमुना बहुत गंदी है। दिल्ली से लेकर के वहाँ दिल्ली में रोज़ाना हाहाकार मचता रहता है, लेकिन दयालबाग ने कुंभ से पहले ही, कुंभ जब लग रहा था उससे पहले ही परम श्रद्धेय गुरु महाराज पी.एस. सत्संगी साहब के ने अपने चरण कमल यमुना को अर्पित करते हुए उस पूरी यमुना को साफ़ कर दिया और यहाँ से लेकर के वो इलाहाबाद तक पूरी तरह से साफ़ हो गई। और यहाँ बहुत काम भी हुआ है, आपको मालूम भी है, बैकुंठ धाम पर आए दिन यमुना के पानी की सफाई चलती रहती है और वो एक आध्यात्मिक रूप से सफाई होती है। ऐसा नहीं कि हम दयालबाग कोई उसमें केमिकल डालता है या कोई और चीज़ करता है, नहीं, उसको अध्यात्म के रूप में लेते हुए यमुना, जो पवित्र यमुना है, उसकी सफाई की जाती है। और ये मैं समझता हूँ उनका जो कहना था कि गुरु महाराज ने बहुत पहले से ही इस काम को शुरू करवा दिया था और चूँकि वो भविष्य देखते हैं, भविष्य के बारे में देखते हैं, जनता जनार्दन आने वाली है, इस तरह की एक बात उन्होंने और कही कि यहाँ से पवित्र होकर के वो यमुना भी साफ़ हो गई। इसलिए वहाँ जो कुछ भी हुआ है आध्यात्मिक रूप से लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला है। तो खैर, कुल मिलाकर के ये हमारे देश की परंपरा है, संस्कृति है और हमारा देश इन सब चीज़ों पर भरोसा भी करता है कि अध्यात्म भी कोई चीज़ है और अध्यात्म के चलते ही वहाँ पर करोड़ों की तादाद में जनता जनार्दन इकट्ठी हुई। यही सारी चीज़ें डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल ने हमारे चैनल की हेड सुरेखा यादव से बातचीत में कि वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और पूरी जो हमारा आज का जो मेडिकल कैंप था वो सारी चीज़ें सामने लाएंगे। और कई डॉक्टरों ने मरीज से बात करते हुए उस तरह की और भी चीज़ें हैं, लेकिन अंत में सुरेखा जी ने जो बातें डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल के सामने रखी उनका उन्होंने बड़े ही सटीक और सकारात्मक तरीके से जवाब दिया। तो अब हम देखते हैं इस पूरी कहानी को जो हमने शूट की है।
कहाँ से आए? मैं ईश्वर कहीं आज ये मेरी अपनी बहन की आई हूँ। अभी से कहाँ पे रुके हैं आप? कहाँ से? वायरस में मुझे उनके लिए आ रही हूँ अभी। आदमबाग में। वैसे तो चला कुछ चाहिए। अच्छा, कौन से डॉक्टर क्या दिखाना है आपको? खास कर कुछ बात मिल जाती है। कितने हो गए आपके? 16 हो गए। 16। यस। एक तो आई ड्रॉप डालती हो जाती है नहीं लाल क्यों होती है? उंगली से धूप से होती है। कितने दिनों से हो रही है? 1 महीने में 2 बार होती है। और वैसे कोई होटल में नहीं नहीं, दवाई लिख रही है सामने इसको दिन में 3 बार सुबह दोपहर। दवाई जो होता है उससे एक बार में ठीक हो जाती है। फिर क्यों? क्या कोई एंटीबायोटिक या केमिकल नहीं, वो तो है एलर्जी होती होगी। ये कितनी एलर्जी वाली होती है? वो प्लेन वाली होगी, अगर उससे आराम से डालिए नहीं हो जाती तो फिर नहीं होती। मगर जैसे शुगर की तरह हाथ में ऐसा होता है ना। बीपी शुगर की है। वो तो दोनों दवा लेते रहे, खत्म हो जाए तो ये दवा यहाँ से लेके रखें, ये वाले काम जब खत्म हो जाए। राधा स्वामी इससे काफ़ी आराम है। क्या खिलाती है? इसको दूध तो 3 टाइम देना पड़ेगा, 8 अंश। अभी 1 साल का बच्चा है तो उसको तो खिचड़ी खिला देना, उसमें 1 घी डालने का। और उसको वजन बढ़ने के लिए ना 4 ड्रॉप्स ये नारियल का तेल मिलता है डाबर पिलाने का रोज। हाँ 4 मैं लिख के देती हूँ और 1 मल्टीविटामिन ड्रॉप्स भी देती हूँ, वो भी दे दी। फिर जब आएंगे ना तो फिर उसको जांच भी करा दूँगी, उसका क्लीनिक को भी कराना पड़ेगा। यहाँ से मिलेंगे ड्रॉप्स? हाँ जी, यहाँ से मिलेंगे ड्रॉप्स या वहाँ से? हाँ जी, हाँ। ड्रॉप्स यहाँ से मिलेंगे या बाहर से मिलेंगे? ये जो जांच करेंगे ना वो हॉस्पिटल में करेंगे, और ये जो दवाई मिलेगा ना यहाँ से मिल जाएगा आपको। हाँ, और जो नहीं मिलेगा तो मैं लिख के देती हूँ, वो बाहर से लेना पड़ेगा आपको। लेकिन उसको जब दूध देते तो वो काफ़ी नहीं है, उसको ऊपर का दूध पिलाना पड़ेगा। ये पाउडर का दूध आता है, हाँ? 1 आउंस 1 मेजर 1 आउंस पानी में डालना पड़ेगा उसको। चावल में उसको दाल और दाल पानी पिलाना पड़ेगा, और चावल में 1 चम्मच घी डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वैसे ये आई है, जैसे मैं भंडारे घर की दाल भी दे रही हूँ, इसको घर पे भी बना के देती हूँ। हाँ जी। थोड़ा सेरेलैक्स, खिचड़ी
मैं दे रही हूँ इसको थोड़ा थोड़ा करके, हाँ सब देने का है है ना। उसको। अब ये 10-15 और दिन थोड़ा सा वो कम पहले खाएगा तो फिर उसको ज़्यादा बढ़ा के पहले देने नहीं का। खाता था, अब तो थोड़ा खाने लगा है। अभी खाने लगा है। हाँ 8-10 दिन से थोड़ा खाने लगा, पर जब ये आई थी मेरे पास जब तो बहुत कमजोर था ये, अच्छा, अब तो थोड़ा खाने लगा है तो सही भी लग रहा है, नहीं बहुत दुबला पतला सा लग रहा था जब आई थी। तुम्हें ये मल्टीविटामिन भी लिख के देती हूँ, हाँ मिल जाए वो यहाँ देना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ जी, यहीं से ले लूँ ना। हाँ जी, मल्टीविटामिन ड्रॉप्स। हाँ हाँ जी। उसको 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को देना पड़ेगा आप आपको। लिख दीजिए तो मैं ले लेती हूँ। हाँ जी हाँ। और जैसे मैंने कहा ना नारियल का तेल, हाँ 4 बूंद उसको रोज पिलाने का। हाँ फिर उसको बढ़ा सकते हैं, उसको वजन जैसे बढ़ेगा तो बढ़ा सकते हैं। तो अभी जांच के लिए कल आ जाना 1 नंबर में, ठीक है। हाँ जी, राधे। राधा। शाम को आपकी और इनको पानी से खाओ। खाने के बाद ठीक है, ये रोज 3 दिन। और दूसरा आप कौन से आप तरह 2 नंबर में। 2 नंबर। मुझे इस समय खांसी बहुत हो रही है और खांसी मेरी ये पूरी पीठ में दर्द होता है और चलती है तो जब सांस लेती हूँ मैं सांस लेने में आवाज़ें निकलती हैं। ये डॉक्टर आपने बाहर की लिखी थी ये वाले, तो ये कैसे नहीं लगानी है रात को से सोते समय ना सुनो। एक बार तो हम लोग को ये सब मेरी ये दर्द है, पसीना आ रहा है यार। उस समय ये समझ लीजिए जब मैं थक के आई हूँ तो पसीना आ गया है, सांस लेती हूँ तो दिक्कत सी होती है, ये पीठ में पूरा दर्द रहता है, ये हड्डियाँ हैं। ये तो अभी 2-3 महीने से हुआ है, 2-3 महीने से हुई है। ठीक दर्द है। बस ऐसे दर्द हो पाया। ये सब दर्द है, ये घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में भी दर्द है। ये सबसे हड्डियाँ एक दर्द करती है। तो उनकी उंगलियाँ ऐसे कैसे हो रही ना, ये 3 बंद होती हैं, ये नीचे रह जाएगी ऐसी दो गोली 3 टाइम लेनी है और ये वीकली 1 डोज लेना है बेड टाइम। ये वीकली है। हाँ 1 वीक बेड टाइम, ठीक है। तो ये आप मुझे लेके 1 वीक में बता सकते हैं। हॉस्पिटल में एक बार रिपोर्ट्स ले आइएगा सारे। हाँ 34 नंबर में है, 11 से 12:30 के बीच में, ठीक है। वैसे डेली है, सैटरडे छोड़ के किसी भी दिन आ जाइए, सैटरडे मत आइएगा बस, ठीक है। 34 रूम नंबर है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, ये 3 टाइम। ओके, राजस्थान। हाँ जी बताइए। हाँ वो दवा देनी थी ना। कभी कभी मुझे ऐसे घबराहट सी हो जाती है, चक्कर से या ठाड़ी चक्कर ऐसे आ रहे हैं, कभी कभी नींद नहीं आती है। अच्छा, नहीं साहब ये घबराहट है, ये छाती भारी भारी हो जाती है। कितने दिन से हो रहा है? कितने दिन से हो रही है घबराहट? ये कभी कभी होती है। नींद आती है रात और में? देखो हफ्ते में 2-3 बार ऐसे 15 में 2 बार हो चुका।
बीपी चेक करवाया अभी? जो कराए कितना था? हमने कराए अभी एक बार बीपी दिखा दो मेरे को, कितना है? दवाई लिखी है। कहाँ है पर्चा? पर्चा दिखा देना मुझे। नींद नहीं आती? अभी छाती भारी आ रही थी, अभी इसमें ठाड़ी चक्कर ऐसे लग रही तो चक्कर नींद आती है रात में? आती है तो खूब आती है, नहीं आती तो पूरी रात है। अच्छा, अभी साल है। कितने समय से बता रहे हो? लगभग कितना टाइम हो गया? कितने टाइम से हो रहा है? ये है ना, एक डेढ़ महीना में। दवा दिखा देना मुझे, मैं भी ये लिख रही हूँ। अंग्रेज़ी दवा क्या दी है? अभी छाती भारी भारी लग रही अंग्रेज़ी दवा क्या दी है? है, बेचैनी से। आपके साथ कोई है? अंग्रेज़ी दवा क्या दी है? हाँ? अंग्रेज़ी दवा क्या दी है? अंग्रेजी दिखाती है, दिखाइए। अंग्रेजी कैसा है? सवा 8 बजे तक आपने खाना खाया, 10:15 बजे तक दे देना। अच्छा 2 घंटे। ये शिकायत आ गया मेरा। कैटरेक्ट शुरू हो रहा है मोतियाबिंद दोनों में। क्या है क्या शुरुआत है या पक गया है क्या? नहीं स्टार्ट है दोनों में। कोई चश्मा यूज करते हैं दूर में लगाने, हाँ, ये उससे लगाने से दिक्कत आ रही है या क्लियरिटी आती है? नहीं, अभी तो क्लियर है। क्लियर है। लेकिन डॉक्टर साहब इस आँख से जैसे ऊपर की 2 लाइन तो पढ़ लेती हूँ मैम, 3 चश्मे से? चश्मे से, इस वाली आँख से, और नीचे की जो नहीं, 4 वो ऐसा ना, वो नहीं आएगी। बारीक वाली है ना, उतने विजन कम है। जैसे जैसे कैटरेक्ट बनेगी तो दूर की विजन कम होती जाएगी, पास की अच्छी होती जाएगी। पास के अच्छे होते रहते पास के तो चश्मा हटाने से दिखना शुरू हो जाएगा रीडिंग का, जैसे तेज धूप अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्ट है। हाँ, मेडिसिन ही है कि हो जाएगा क्या? जो मालिक की तरफ से एडवाइस जो डाले से ले रहे नहीं, ये नॉनसेंस है, ये नॉनसेंस है। लेके दे रहे हैं। होम्योपैथिक दवा है, इसको 5-6 दफे वो डाल दे रहे हो कैटरेक्ट के हिसाब से। कम से 1-2 साल में जो जरूरत है उनको खुद महसूस होगा। अच्छा, कितने ठीक के लिए? हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मेरा है ना इस आँख का ऑपरेशन होना था, तो उन्होंने जब देखा, मैं कानपुर गई थी मैं, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे आपका मोतियाबिंद के साथ साथ में हम लोग ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन आपकी आँख में लाल रोशनी आएगी, क्योंकि कि आपकी आँख के पर्दे के पीछे से खून इसकी विजन बल्कि आपके सही, इसके लिए कहा होगा लेफ्ट में जो आपके ना नहीं, इसमें कहा था। और उसके बाद में फिर मैंने अपने जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ दिखाया, तो उन्होंने कहा आप इंतजार करो, 3-4 महीने के बाद में भली कराना। इसके बाद में उन्होंने अपनी मशीनों से जांच करी, तो कहते इसमें आपकी रोशनी भी सही आ गई है, और प्लस आपका ये जो ब्लड आ रहा है ये 2-3 महीने में सूख जाएगा। ऐसा होता है कि जैसा डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, तो इन चीज़ों से ब्लीडिंग हो जाती है पीछे, अच्छा, तो उससे विजन एकदम लॉस हो जाती है। या तो ऐसे हुआ होगा तो धीरे धीरे, जैसे जहाँ से ब्लीडिंग होती है ना, वहीं धीरे धीरे एग्जाब हो जाता है 15 दिन महीने भर बाद। तो रोशनी वो आपको मालूम हो कितनी कम हुई, कितनी लौटी है, वो तो दूसरा नहीं बता सकता है ना, हम कितना भी कोई भी देखे। तो इसलिए बेटर ये है कि अभी तो ठीक है, रही लेफ्ट वाली बात की जो विजन है ना कम, उसके लिए आप मेडिसिन डालें। अभी सर्जरी की आवश्यकता नहीं अगर आपका काम चल रहा है। मैं पूछ रही हूँ ना। सर्जरी की आवश्यकता। चश्मा कितना पुराना है? मैंने अभी 5-6 महीने पहले टेस्ट करवाया चश्मा ठीक है, ऐसे लगा है, लेंस अगर कभी गिर जाए तो चेक करवाना, नहीं इतनी जल्दी नहीं बदलता। डायबिटीज है क्या?
कितने लोग हो गए? बस 100 हो गए हैं लगभग। 100? हाँ जी। डॉक्टर सिद्धार्थ हैं, इनसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल खांसी जुकाम बुखार वाली सिचुएशन है, ये नॉर्मल है या इसका कोई नाम ऐसा है जैसे पहले किसी समय कोरोना का वो रहता था, या नॉर्मल बीमारी चल रही है? ये एक तो ये सीजनल प्रॉब्लम है जी। इस समय जैसे आप देखें पतझड़ का मौसम है, फॉल का है ना, बसंत आने वाला है। पतझड़ का जो मौसम होता है तो उसमें एलर्जेंस बहुत हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। तो ज़्यादातर लोगों को जो कॉफ, स्नीजिंग और राइनाइटिस, ये सब एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। या जो दमा या अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनकी सांस उखड़ना शुरू होती है। ये जो वातावरण में जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो कण निकल आते हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से ये एग्रेवेट हो जाती है। और किसी में इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। तो ये सीजनल है, सीजनल एलर्जिक है। ये ऐसा तो नहीं है ना कि इसका इफेक्ट दूसरे पे भी पड़े, खांसने या छींकने के बाद में, ऐसा कुछ है? अगर संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है तो फैलता है ये। तो फैलता जैसे अगर कोई वायरल संक्रमण है या बैक्टीरियल संक्रमण है तो ये दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। एलर्जिक वाला कॉफ दूसरे को नहीं कर सकता। एलर्जिक तो जो लोग प्रीडिस्पोज्ड होते हैं एलर्जी से, मैन टू मैन वाली जिसको है उसको ही है, बस दूसरे उसको को दिक्कत होती है। और इसमें ड्राइनेस हो गई, जैसे अब वातावरण में गर्मियाँ आ रही है ना, तो पानी पीना होता है खूब सारा, इस तरीके से। तो इसमें विशेष बच्चे या बड़े ज़्यादा इसमें इफेक्टेड होते हैं, या कोई भी हो सकता है? छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और उनमें डर भी रहता है कि कहीं ये आगे प्रोग्रेस करके निमोनिया का रूप नहीं ले ले, अगर लंग्स के भीतर चला जाए तो। अदरवाइज़ बहुत छोटे बच्चे, इन्फेंसी एज ग्रुप वाले या बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अच्छा, मैं एक अलग क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश में जहाँ हम लोगों का निवास है, पिछले 1-1.5 महीने से एक कुंभ का कार्यक्रम जो है हुआ था, संगम में स्नान करने का। उस सिचुएशन में इतने पब्लिक ने वहाँ पे हिस्सा लिया, क्या उससे भी किसी टाइप की कोई बीमारी की संभावना रह सकती है क्या? क्योंकि देखिए, आप नहाने जा रहे हैं, आपके शरीर में क्या है, दूसरा भी पास में नहा रहा है या पी रहा है, पानी को आचमन कर रहा है, उससे कोई ऐसी कोई खास बीमारी हो सकती है जिससे कि आगे चल के दिक्कत हो? देखिए, अभी तक तो रिपोर्टेड नहीं है जी। इस वक्त तक तो कहीं भी कोई भी एपिडेमिक, फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न या एयर बॉर्न, जो वहाँ की हेल्थ रिपोर्टिंग्स हैं महाकुंभ मेले की, वहाँ से इस तरह की कोई भी एडवर्स इवेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। तो अब ये ग्रेस कह लीजिए या कुछ भी कहिए। और आप जैसा जानते हैं कि जो जमुना भी उसका एक पार्ट है जी। जमुना जी जो है हमारे आगरा से दयालबाग के बॉर्डर करती हैं, निकलती हैं जी। तो गंगा जमुना सरस्वती की जो ट्रिनिटी है, त्रिवेणी है, तो इस त्रिवेणी में गंगा तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, होली रिवर कहते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली उसमें बैक्टीरियोफाजेस हैं। अच्छा। है ना, ये एक स्टडीड साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि गंगा में बैक्टीरियोफाजेस हैं। वो बैक्टीरियोफाजेस का रूल होता है, वो बैक्टीरिया को खाते हैं। तो किसी भी प्रकार का संक्रमण बैक्टीरिया होता है, वो गंगा के वाटर में बैक्टीरियोफाजेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए वो उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, भले ही नाले का गंदा पानी आ रहा हो या डेड बॉडीज़ हो रही हों या कुछ भी लोग फेंक रहे हैं, तो वो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी है गंगा रिवर में, जो कि और रिवर्स में नहीं है। पहली चीज़। दूसरी बात कि इनके हाई फ्लोइंग रिवर्स हैं, जहाँ पर रिवर फ्लो होता है, पानी बहरा होता है, वहाँ पे स्टैग्नेशन नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता, है ना। थर्ड चीज़ जो यमुना जी की प्रॉपर्टी है, आप देखते हैं कि दयालबाग में यमुना क्लीनिंग के लिए राधा स्वामी सत्संग सभा ने बहुत काम किया और यहीं से क्लीन कर दिया यमुना रिवर को। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है यमुना की, जो कि वहाँ पे जाके उस संगम में मिल रही है। वो इतनी हाईलाइट नहीं करी जाती, इस चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी है। और यमुना रिवर इज़ इक्वली होली रिवर। देखिए, भगवान कृष्ण की बहुत चहेती थी यमुना, सारी लीलाएं भगवान कृष्ण की, ब्रिज की, मथुरा वृंदावन की यमुना किनारे हुई। उस ज़माने में जो त्रेता युग था, है ना, और द्वापर आया, और आज के युग में जो हमारे गुरु महाराज हैं,
उनकी सारी लीलाएं जमुना किनारे हैं, तो क्यों इसको यमुना को इतना इम्पोर्टेंस दी गई है ना। तो ये होली रिवर जमुना गंगा के हिसाब से ज़्यादा है, और चूँकि यहाँ से दयालबाग से उसको प्यूरीफाई करके भेजा जा रहा है, तो मालिक की दया समझी, उसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई ना रिवर की। नेचुरल जब दयालबाग को टच करी, गुरु महाराज के चरणों को टच करी, ये बात तो आपने देखा कि मालिक के चरणों में बिल्कुल बिल्कुल यमुना का पानी जी लगा जी और कुंभ से पहले लगा, जी। तो वो क्यों हुआ? तो ये एक होली मालिक ने उसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाई ना, बढ़ाई, खुद जाके बढ़ाई। हाँ जी, हाँ मतलब और दिल्ली की तरफ कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से आगे उसको क्लीन करते हैं। जमुना जी में अपने चरणों को डाला जी, तो उसका क्या संदर्भ था? उसका यही हम लोगों की समझ में, हम तो खैर नहीं समझ सकते, लेकिन हम लोगों को यही समझ आया कि मालिक ने इतने बड़े आयोजन से पहले जी संसार के लोगों के लिए, 65 करोड़ लोगों के लिए वो एक बचाव कर दिया, कवच दे दिया जी, उसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ा के, वो खुद अपने चरणों में उसको, उसमें पावन चरण यमुना जी में रखे। जी। भाई भगवान राम ने चरण रखे, केवट की नाव धोए, तो वो लीला जब हुई थी। अब गुरु महाराज ने इस युग में वो लीला करी, जी जी। तो उसका प्रोटेक्शन की हैंड देखिए आप, है ना। और पहले कृष्ण जी के टाइम में भी वही स्थिति थी यमुना तो में। सेम हो रहा है, लेकिन अब वो संत कर रहे हैं, जी। तो बहुत हाई लेवल का प्रोटेक्शन है, और इसीलिए वहाँ पे कोई एडवर्स इवेंट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, जो मैं समझता हूँ अपने लेवल पे। साइंटिफिकली तो है ही, बट मेरे हिसाब से यमुना जी का पवित्र और आध्यात्मिक होना ज़्यादा मायने रखता है जी उस त्रिवेणी के संगम में। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा लोगों के दिमाग में था, तो मैंने कहा एक डॉक्टर का क्लियरेंस मिले, और फिर ये पावन जो आपने हम लोगों को जानकारी दी गुरु महाराज के रिगार्डिंग, वो तो एक बहुत बड़ी जो है उनकी दया व मेहर है। देखिए आप कितनी दया से उन्होंने उस चीज़ को और कभी जाहिर नहीं किया। गुरु महाराज कभी जाहिर नहीं करते हैं चीज़ों को, वो हर चीज़ छुपाते हैं, क्योंकि वो तो संत हैं, तो वो कभी जाहिर नहीं करते कि उन्होंने। लेकिन हम लोगों को ये समझ में आया कि मालिक ने वो बचाव करा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा आधा करीब हिंदुस्तान वहाँ पे गया, वो तो भी मालिक के बच्चे हैं, मालिक ने उनका भी बचाव कर दिया। थैंक यू। जो मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगा है, इसमें लगभग कितने लोगों ने हिस्सा लिया हसवानी जी? अभी तो चल ही रहा है, लेकिन अभी तक करीब 100 से ऊपर आ चुके हैं। 100 से ऊपर आ गए। अच्छा, तो मेन जो यहाँ पे देखने में आता है, तो किस टाइप के लोग इलाज कराते हैं? ये सीजनल खांसी जुकाम का है या सब तरह के? सीजनल भी है और सब तरह का भी है। सब तरह का भी है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सब तरह के डॉक्टर हैं यहाँ। अच्छा, तो ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। तो आप कुछ अपील करिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। हाँ, यही है कि सत्संगी और सत्संगी आ रहे हैं, नॉन सत्संगी को भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जो बेचारे गरीब हैं, जो नहीं जा पाते हॉस्पिटलों में, तो यहाँ इनको दवा भी, डॉक्टर तो देख ही रहे हैं, और साथ में उनको मेडिसिन भी मिल रही है फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, और ब्लड टेस्ट वगैरह भी है, ECG भी है, सारे टेस्ट हैं। ECG कहाँ होता है? हाँ, यहीं होता है काउंटर पे, अंदर जाओ तो सारी सुविधा है हर तरह की। तो अब आगे भी ये इस तरह का होगा, तो आपके यहाँ अदनबाग ब्रांच के लिए कौन सा दिन निश्चित है, और क्या होता है जिससे जनता आगे से तैयार रहे अगर उसको ज़रूरत होती है तो? नहीं, अदनबाग ब्रांच तो हर 4th थर्सडे को रहेगा, 4th कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा दयालबाग भी कैंप लगाता है, ऐसा कुछ उनका भी कुछ है ऐसा कि कहाँ लगता है या क्या, कौन सा दिन निश्चित है? नहीं, खेतों में तो डेली लगता है मॉर्निंग में। अच्छा। खेतों में तो डेली पेशेंट वहाँ देखे जाते हैं। हाँ। बाकी ये थर्सडे चारों डिवाइड किए हुए हैं। हाँ हाँ। जैसे हमारा 4th हमारा है अदनबाग का, 3rd आगरा सिटी का है, 2nd एलोरा का है, इस तरह से मतलब सब डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो इससे लोगों को बहुत ही फ़ायदा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा बाकी थर्सडे में भी वो दूसरी ब्रांचेज में जा सकते हैं कंटिन्यूशन में, सेम डॉक्टर मिलते होंगे। अगर किसी मरीज ने यहाँ आपके यहाँ ट्रीटमेंट कराया, अगर 2nd थर्सडे को उसे एलोरा में जाना है तो वहाँ से मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल 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 मिल सकता है। उसके लिए वहाँ पर्चा बनवाना पड़ेगा दोबारा? हाँ, पर्चा तो बनवाना पड़ेगा ना। हाँ, ठीक पुराना है। पर्चा साथ में लग जाएगा, ताकि इसके अलावा रूटीन में तो सरन हॉस्पिटल है ही, वहाँ पर्चा बना के वहाँ भी देखते हैं कंटिन्यू। थैंक ठीक यू। है, राधा।
आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हैं आप बताइए। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, है ना? बस मैं ये लगा रही हूँ एक सेकंड। अच्छा हाँ, मैं अदन बाग एक्सटेंशन से आई हूँ जी। हाँ। क्या नाम है आपका? नीरज देवी चौधरी। तो यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ हाँ, किसको दिखाया? मल्होत्रा साहब को। अच्छा हाँ, अच्छा मल्होत्रा साहब को दिखाया और उनको आँख वाले को दिखाया। अच्छा अच्छा। जी तो आप सेटिस्फाइड हैं? जी सेटिस्फाइड हूँ, दवाई फायदा कर जाए तो बस सर। तो आप आते रहते हैं, पहले भी आए हैं कभी? हाँ, अपने मेरा वैसे लोरा ब्रांच है वहाँ भी दिखाया था। अच्छा अच्छा। और आज यहाँ आई हैं। राधा साहब। राधा से आपने देखा पूरा मेडिकल कैंप, शायद ये 13वां मेडिकल कैंप था अदनबाग ब्रांच का। और इसके बाद जो कुछ भी आपने वहाँ पे देखा, और जो शरण आश्रम हॉस्पिटल लगातार लोगों की सेवा में लगा हुआ है, लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ दे रहा है, निःशुल्क फीस, बिना फ्री के पर्चे पर लोगों से कंसल्टेंसी मिलती है, जांच पड़ताल होती है, बहुत सा ECG तक सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपने देखा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। हमें पता चलेगा कि हमारे चैनल को कहाँ से कहाँ तक लोग देखते हैं, और इसका हम लोगों को बहुत ही एक तरह से लाभ होगा कि हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमारी जो पहुंच है वो कहाँ तक जा रही है। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।